मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 5 साल बाद होंगे, लेकिन प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टी भाजपा और कांग्रेस ने इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। बीजेपी अपनी ताकत के इजाफे की तैयारी में जुट चुकी है, तो कांग्रेस फिर से उठ खड़ा होने की कोशिश में है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 80% से ज्यादा बूथों पर जीत मिली। अब भाजपा उन 20% बूथों पर पूरी ताकत झोंकने जा रही है, जहां उसे हार का सामना करना पड़ा। हमने 80% से ऊपर बूथ जीते, जो 19% के करीब बचे उन्हें आगामी समय में जीतने का संकल्प, और भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन तंत्र के मजबूती के साथ और मैदान में उतरेगी। हाल ही में हुई प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद भाजपा ने बूथ सशक्ति का प्रोग्राम भी तय कर दिया है। लोकसभा चुनाव में 80% बूथ जीती बीजेपी, बाकी बचे 20% बूथों को जीतने का स्पेशल प्लान। 5 साल तक 20% बूथों पर होगा खास फोकस। सांसदों, विधायकों, पदाधिकारियों को करनी होगी मेहनत। बूथ सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम तय। 9 से 12 जुलाई तक जिला कार्य समिति की बैठकें, 10 से 15 जुलाई तक मंडल कार्य समिति की बैठकें, 13 से 20 जुलाई तक शक्ति केंद्र सम्मेलन, 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर सभी बूथों पर कार्यक्रम, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस पर कार्यक्रम, 29 जुलाई को सभी बूथों पर मोदी की मन की बात का प्रसारण, 14 और 15 अगस्त को भी बूथ स्तर पर कार्यक्रम। ये तो तात्कालिक कार्यक्रम है। इसके बाद पूरे 5 साल कमजोर बूथों पर पकड़ मजबूत बनाने के लिए कार्यक्रम चलेंगे। बीजेपी क्षेत्रीय स्तर पर भी मजबूती की रणनीति तैयार कर रही है। 7 विधानसभा सीटें ऐसी जहां लोकसभा में हार मिली, यहां खास फोकस होगा। ग्वालियर चंबल अंचल में पार्टी कमजोर, यहां कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जाएगा। विंध्य में 1 सीट हाथ से गई, 2% से वोट शेयर घटा, उसे बढ़ाने की कोशिश होगी। उज्जैन में 1 सीट हारे, यहाँ भी विशेष कार्य योजना बनाकर कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ये बात तो हुई बीजेपी की। कांग्रेस भी विधानसभा और लोकसभा चुनाव की करारी हार के बाद नए सिरे से खड़े होने की तैयारी कर रही है। भोपाल में 2 दिन तक चले चिंतन मनन के बाद कांग्रेस ने भी 2028 का मसौदा तैयार कर लिया है। भाजपा की तर्ज पर कांग्रेस भी बूथ स्तर पर अपने को मजबूत करने में जुटने वाली है। कांग्रेस की कवायद, वार्ड स्तर पर बनेगी कमेटियां, अभी से बनाई जाएगी विधानसभा चुनाव प्रबंधन समितियां। कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित होंगे प्रशिक्षण शिविर, दूसरे दलों से आए नेताओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण। इसके साथ ही कांग्रेस ने नए सिरे से संगठन भी खड़ा कर लिया है। जीतू पटवारी की नई टीम जल्द ही सामने होगी। इसके साथ ही सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चर होंगे। कांग्रेस ने हाल ही में 7 नई समितियां बनाकर दिग्गज नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। दिग्गजों को जिम्मा: दिग्विजय सिंह, संगठन की मजबूती और विस्तार; अजय सिंह राहुल, संगठन पारदर्शिता और अनुशासन; मीनाक्षी नटराजन, विचारधारा और प्रशिक्षण; विवेक तनखा, कार्यक्रम क्रियान्वयन और निगरानी; अरुण यादव, मोर्चा और संगठन; उमंग सिंघा, महिला भागीदारी और वोट बैंक; अशोक सिंह, संसाधन। कांग्रेस दावा कर रही है कि वो हार से हताश नहीं है और जल्द ही नई मजबूती के साथ सामने आएगी। स्वाभाविक रूप से संगठन किसी एक व्यक्ति का न होता है न होना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का विचार है। कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन है। आमूलचूल परिवर्तन होंगे कांग्रेस पार्टी में। कैसे मजबूत हो संगठन हमारा और हम चुनाव जीतने की प्रक्रिया पे कैसे आए, इसको लेकर पार्टी चिंतित है। कांग्रेस नए सिरे से उठ खड़ा होने का दावा तो कर रही है, लेकिन ये बात गौर करने लायक है कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बनी 7 कमेटियों में प्रदेश के 2 दिग्गज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और डॉक्टर गोविंद सिंह को कोई जिम्मा नहीं मिला है। ऐसे में कांग्रेस कितनी एकजुट हो पाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल दोनों पार्टियों ने 4.5 साल पहले से ही अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इसमें कौन कितना कामयाब होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। मिशन 2028, जहां मध्य प्रदेश फिलहाल बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ बन गया है और इस गढ़ को बीजेपी किसी भी हाल में अपने हाथ से नहीं जाने देगी। यही कारण है कि अगले चुनाव में 4.5 साल होने के बाद भी अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है। दोनों पार्टियां अपनी ताकत बढ़ाने पर फोकस कर रही है। बीजेपी अपने बचे हुए 20% बूथों पर पूरी ताकत झोंकने जा रही है। जहां उसे हार का सामना करना पड़ा, तो कांग्रेस के सामने फिर से मजबूती के साथ उठ खड़ा होने की
बड़ी चुनौती है। हाल ही में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में सशक्ति प्रोग्राम के साथ बीजेपी मिशन 2020 में जुट गई है। तो वहीं कांग्रेस में 2 दिन तक चले मंथन के बाद कांग्रेस भी बूथ स्तर पर खुद को मजबूत करने में जुटने वाली है, जिसकी जिम्मेदारी दिग्गजों को सौंपी गई है। मिशन 2028 में अभी से दोनों दलों को जुटने की क्या जरूरत पड़ रही है और ये तैयारी कितनी रंग लाएगी, इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं एजेंडा के मुख्य पॉइंट्स क्या है। 4.5 साल पहले चुनावी तैयारी, ऐसी भी क्या है बेकरारी। 100% बूथ जीतने के बीजेपी के दावे में कितना दम। क्या कांग्रेस की चमक वापस लौटा पाएंगे 7 स्टार। क्या सिर्फ बूथ मैनेजमेंट से जीते जा सकते हैं चुनाव। इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। हमारे साथ वंदना त्रिपाठी, मीडिया पैनलिस्ट मध्य प्रदेश भाजपा जुड़ गई। अवनीश बुंदेला, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए। वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र पेगवार जी हमारे साथ जुड़ गए। तीनों का बहुत स्वागत है। वंदना जी, सवाल यही है कि 4.5 साल है, लेकिन क्या बेकरारी है। जी नमस्कार प्रेषिता जी, बाकी पैनल को भी नमस्कार। देखिए, बेकरारी की बात नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल माइक्रो मैनेजमेंट है। हमने ये संकल्प लिया है कि जो 20% बूथ जिन पर हम कमजोर थे, उन्हें भी हमें अगले लोकसभा चुनाव तक जीतना है। बूथ सशक्तिकरण अभियान हम हमेशा ही चलाते आए हैं। आपने देखा जिस प्रकार से हमारी विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कुछ बिंदु इंकित थे, मैं आपको बता दूं। पहला बिंदु ये था कि हमें कमजोर बूथों को मजबूत करने पर कार्य करना है। दूसरा बिंदु ये था कि हमें मंडल, जिला और शक्ति केंद्र स्तर पर कार्य समिति की बैठकों का आयोजन करना है। हमारे पोलिंग एजेंट्स, हमारे बूथ के अध्यक्ष, बीएलए, हमारे जो पंच परमेश्वर हैं, उन सबका सम्मान करना है और वो किया जाएगा। उसके अलावा जो दूसरे दलों से हमारी पार्टी में नेता आए हैं, उनके एडजस्टमेंट पर भी हमारी पार्टी फोकस कर रही है। तो कहीं ना कहीं हम हर पैरामीटर पर कार्य कर रहे हैं अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में। और उन सब में जो सबसे जरूरी बिंदु और जरूरी पैरामीटर है वो है बूथ, क्योंकि अगर हम बूथ जीतेंगे तभी हम चुनाव जीतेंगे। आपने देखा जो 64,545 बूथ थे, उसमें से मात्र 7,225 के आसपास बूथ हम हारे हैं। तो उनको मजबूत करने पर हमारा फोकस है, हमारे कार्यकर्ताओं का फोकस है। हमारे प्रदेश से लेके मंडल तक के कार्यकर्ताओं को उसके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि किस प्रकार से उन बूथों को मजबूत किया जाए। उसके अलावा हमने कुछ आयोजन भी किए हैं। करगिल विजय दिवस पर हम जो हमारे रिटायर्ड सैनिक हैं या हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं, उनके परिवारों का सम्मान करेंगे। 15 अगस्त के आसपास फिर से हमारे कुछ बूथ स्तर के कार्यक्रम होंगे। तो इस प्रकार से विभिन्न आयोजनों के माध्यम से हम बूथ के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें अपने वोटरों तक भेजने की कोशिश कर रहे हैं। और हम जो वोटरों और बूथ के कार्यकर्ताओं के बीच में जो गैप रह गया है, जिन कमजोर बूथों पर उसको कहीं ना कहीं फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि उन बूथों को भी हम सशक्त बनाएं। और अवश्य 2028 में हमारा ये पूरा बिल्कुल प्लान रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते और ज्यादा से ज्यादा बूथ जीते। चलिए ठीक है। अवनीश जी, बीजेपी तो लग गई है आपने मिशन 20% में। कांग्रेस के क्या ये जो 7 स्टार है वो मजबूत संगठन खड़ा कर पाएंगे? कंडीशन है एकजुटता के साथ। देखिए प्रीशिता जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए हम तो साफ कहते हैं कि हम चुनाव हारे हैं, लोकसभा चुनाव हम बहुत बुरी तरह हारे हैं और हमें ऐसे नतीजों की कतई उम्मीद नहीं थी। तो ठीक है, हम तो लगेंगे ही कि आगे हम लड़ाई मजबूती से लड़ पाएं और कम से कम आगे जो उपचुनाव आ रहे हैं, उपचुनाव में हम अच्छा प्रदर्शन कर पाएं। नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत के चुनाव, उसमें हम कांग्रेस पार्टी का झंडा फहरा पाएं। देखिए, आपको ये स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि हाँ हम हारे हैं। और जहां तक आप देखिए, हमारी जो बैठकें हुई, 2 दिन हमारा चिंतन मनन शिविर चला है, उससे ये निकल के आया कि हाँ कुछ चीजें ऐसी रही कि जहां हम कमजोर पड़े और उन्हीं चीजों पर कांग्रेस पार्टी फोकस कर रही है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी में कई सारे ऐसे पदाधिकारी भी थे जो बहुत दिनों से कुछ पदों पर थे, तो उनको कुछ लोगों को विश्राम दिया जा रहा है, कुछ लोगों को रिशफल भी किया जाएगा, जिससे कि हम आगे मजबूती से लड़ पाए। लेकिन प्रीशिता जी, मेरा सवाल सत्ता पक्ष से है। देखिए, हम विपक्ष में हैं, हम हारे हैं, हम विधानसभा हारे, हम लोकसभा भी हारे हैं। 5 महीने में हम 2 बड़े चुनाव हारे हैं।
धर्मेंद्र पैगवार जी मेरी बात से एग्री करेंगे। लेकिन आप मुझे बताएं, आपको जनता ने 166 सीटों का एक विशाल जनादेश दिया है विधानसभा में, और लोकसभा में आपने हमको 0 पे पहुंचा, 29 में से 29 पहुंचे। आपके पास क्या दिक्कत है? अब तो आप चुनाव जीते हैं, आपके पास समय है, प्रचार प्रसार भी खूब कर लिया मोहन यादव जी ने। उनके पूरे मंत्री आप देखें लोकसभा चुनाव के टाइम पूरे देश में प्रचार प्रसार करते थे। तो एक जो चिड़िया होती जो आप बना के देते हैं चुनाव के पहले, जिसको हम वचन पत्र या घोषणा पत्र कहते हैं, इनको संकल्प पत्र कहा जाता है, उस पर काम आप नहीं करेंगे। आपने वादा किया था कि 450 में एलपीजी सिलेंडर देंगे जनता को, क्या हुआ? आपने वादा किया था कि लाडली बहनों को आप 3000 रुपए देंगे, क्या हुआ? आपने वादा किया था शिवराज जी ने कि 2.5 लाख संविदा कर्मियों का 4 जुलाई को वादा किया था, 4 जुलाई 2023, 1 साल होने वाला है कि मैं संविदा कल्चर खत्म कर रहा हूं। क्या वो उल्टा संविदा कर्मियों की नौकरियां जाने लगी। आपने किसानों से वादे किए थे कि 2900-3100 हम गेहूं और धान खरीदी का आपको मूल्य देंगे। आपने युवाओं से वादा किया था कि जो रिक्त पद जितने हैं उनको हम भरेंगे, क्या हुआ? आज तक रिक्त पद नहीं भरेगा, बल्कि व्यापम के बाद नरसिंह जैसे घोटाले इस कार्यकाल में निकल कर आ गए। मतलब नौकरियों की कहीं बात नहीं, जो नियुक्तियां खाली आपको प्रशिता जी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, मतलब ये मैं कहीं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश सरकार के आंकड़े हैं। 1,25,000 शिक्षा विभाग में पद खाली हैं। सोचिए 2013 से शिक्षा विभाग में नियुक्तियां नहीं हुई हैं। 82,000 पद जो हैं वो गृह विभाग में पद खाली हैं। 2016 से सब इंस्पेक्टर की भर्तियां नहीं हुई हैं। कानून व्यवस्था कहां से अच्छी रहेगी? इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में जाए तो वहां भी 90,000 से ज्यादा पद खाली हैं। बैकलॉग की सोचिए, बैकलॉग पद तो भरे जाते हैं, बैकलॉग के भी 30,000 से ज्यादा पद खाली हैं। तो मुझे बताए, आप चुनाव में वादा करते हो, अच्छी बात है, आपकी सरकार बन, हम तो कह रहे हैं ना प्रशिता जी, हम हारे हैं, इससे बुरा आप हमारा क्या कर सकते हो? आप मतलब हम देखिए, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मतलब मैं अभी आपके यहाँ सुन रहा था कि हम 7 विधानसभा जीते थे लोकसभा में, और हम सिर्फ 7,000 बूथ जीते हैं, तो इससे बुरा हमारा कुछ हो नहीं सकता, हम 0 पर हैं। लेकिन आप बताएं, जो पार्टी सत्ता में बैठी है, क्या उसका कोई फर्ज नहीं है अपनी जनता के प्रति? अब फिर से लग गए आप अपनी तैयारी में, अपने ठीक है, एक छोटा सा जवाब धर्मेंद्र जी करूंगी। वंदना जी। अवनीश जी, आपसे एक प्रश्न पूछना है मुझे कि आप ये बताइए कि आप लोग मान रहे हैं, स्वीकार रहे हैं कि आप 0 पे अटक गए हैं। आपके पास इतने मुद्दे हैं तो आप वो जनता के बीच में क्यों नहीं पहुंचा पाते? आखिर जनता बार बार आपको नकार क्यों देती है? अगर आपके पास इतनी स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी है, इतने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, तो उनको लेकर जनता के बीच में जाइए। जनता आपको नकार रही है, कहीं ना कहीं आपको अपना चिंतन और मंथन। मैंने व्यापम और नरसिंह घोटाला का शायद वंदना जी ने सुना नहीं। और क्या मुद्दे? माननीय व्यापम घोटाला, अरे वंदना जी, मैंने इतनी सारी बातें कही, आप अपनी घोषणा पत्र की बात नहीं कर रहे। इतने सारे पद खाली पड़े हैं, मैंने वो सारे गिना दिए। और क्या मुद्दे होते हैं? विपक्षी दल यही तो मुद्दे उठाएंगे ना, कि आप बात नहीं कर रहे हैं। और क्या मुद्दे होते हैं? बिल्कुल, आपको एक विपक्ष होने के नाते मुद्दे उठाने चाहिए। आप मुझे बताएं, लेकिन अच्छा आज जो डिबेट है उसका आप उत्तर दीजिए कि आप लोग आखिर 0 पे क्यों आकर अटक गए हैं? कांग्रेस पार्टी के पास जब इतने सारे मुद्दे हैं तो आप लोग 0 पे क्यों है? अवनीश जी, क्या महंगाई की बात नहीं कर रहे? मुद्दे तो बहुत सारे जनता से जुड़े, यही तो मुद्दे हैं जो फोकस बूथ मैनेजमेंट। एक मिनट अवनीश जी, दोनों पार्टियां कर रही है, क्या सिर्फ बूथ मैनेजमेंट से चुनाव जीता जा सकता है? धर्मेंद्र जी, देखिए, बूथ मैनेजमेंट चुनावी राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बहुत लंबे समय से 1 बूथ 10 यूथ, 1 मतदान 10 जवान, इस तरह के प्रोग्राम दोनों पार्टियां देती रही हैं। मुझे लगता है कि कल जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, वो एक विजय उत्सव था। उसमें हालांकि BD शर्मा जी का बयान आया कि हम बूथ मैनेजमेंट जो 20% बूथ हारे हैं उस पर फोकस करेंगे और वहाँ जाएंगे। वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, कोई सा भी राजनीतिक दल हो, वो चुनावों के बाद इस तरह की बैठकें करता है, चिंतन करता है कहाँ हारे, कहाँ जीते और कहाँ हुए। दूसरी बात, मैं कांग्रेस के मित्रों को ये बताना चाहता हूँ कि इतने हताश होने की जरूरत क्यों नहीं है कि अब जब आपकी सरकार थी तब भी आप छिंदवाड़ा सीट सिर्फ 35,000 वोटों से जीते थे, और लोग जीतू पटवारी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हैं, ये करते हैं। किसी को भी काम करने का पहले तो अभी टाइम दीजिए आप। जीतू पटवारी जी को बहुत कम समय मिला था और उनको एक उजड़ा हुआ जहां मिला था। भारतीय जनता पार्टी को, मीडिया को, मध्य प्रदेश की जनता को भी थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। और अभी मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पर एक अच्छे विपक्ष की
सकारात्मक विपक्ष की और मजबूत विपक्ष की बहुत जरूरत है, जो जनता से जुड़े मुद्दों को सड़क तक लेकर आए। रही बात मोहन यादव जी की सरकार की और बीडी शर्मा जी के कामों की, तो ये बहुत अच्छी बात है, वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी पार्टी लोकसभा चुनावों में बहुत अच्छे से जीती। एक सवाल मेरा भी है कि मध्य प्रदेश में 29 सीट जीती, तो ये मोदी जी के चेहरे पे जीते या मध्य प्रदेश संगठन के कारण जीते? दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय जिस विधानसभा क्षेत्र में है वो विधानसभा क्षेत्र हारे, और भोपाल के ही 2 उत्तर और मध्य विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर 20% बूथ की बात की जा रही है, यहाँ 40% बूथों पर भाजपा का संगठन ही नहीं है। तो इस पर भी राजधानी में बैठकर भी बहुत सारे काम करने की भाजपा को जरूरत है। ये बात ठीक है कि आप राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव जीते हैं, मध्य प्रदेश की जनता ने आपको बम्पर वोटिंग की है, पूरी की पूरी 29 सीट जीते हैं, सब जगह जय जयकार हो रही है, लेकिन जहाँ आपका प्रदेश कार्यालय है वहाँ की सीट जीते आप? नहीं जीते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बड़ी बातें करने का अधिकार तो है, लेकिन उसको भी आत्मावलोकन करने की जरूरत है, क्योंकि कई बार इस तरह के राजनीतिक में दावे प्रतिदावे, हास परिहास, मजाक दूसरे पक्ष का, ये कई बार बहुत महंगा पड़ता है, और इसका नतीजा हम 2018 में देख चुके हैं। ओवर कॉन्फिडेंस कि भारतीय जनता पार्टी कह रही थी हम ये करेंगे वो करेंगे, और 2018 में कांग्रेस उनसे लीड कर गई थी, और फिर आप कह रहे थे कि नहीं हमारा को वोट ज़्यादा मिले थे और सीट कम मिली। इस तरह की बातें कुछ नहीं होती हैं। अभी भी यदि मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी नहीं होती, इस आधार पर कोई चुनावों का समीक्षा कर ही नहीं रहा है कि मध्य प्रदेश में 5 लोकसभा सीटों पर यदि बहुजन समाज पार्टी नहीं होती तो चुनाव नतीजे क्या होते, या छिंदवाड़ा में गोंडवाना नहीं होती, मुरैना में, ग्वालियर में, भिंड में और सतना में बसपा नहीं होती तो नतीजा क्या होते। हालांकि ये गलती कांग्रेस की है कि कांग्रेस के नेता बसपा से चुनावी मैनेजमेंट जो भी था वो नहीं कर पाया, भाजपा ने किया, और भाजपा आज अपर हैंड लेकर बैठी हुई है। लेकिन चुनावों से 4.5 साल पहले चुनावी तैयारियां दोनों ही दलों को निश्चित तौर पर करना चाहिए, और राजनीतिक दल हमेशा करते हैं। अब ये इस तरह की तैयारियां इसलिए की जाती हैं कि अब उनके जो कार्यकर्ता हैं वो जीत के जश्न में या हार की हताशा में घर नहीं बैठ जाएं। कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने के लिए, सक्रिय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तो सबसे ज़्यादा प्रोग्राम अपने कार्यकर्ताओं को देती है। हर महीने कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम होता है कि भाजपा का प्रदेश से लेकर पंच स्तर तक का जो कार्यकर्ता होता है वो किसी न किसी कार्यक्रम में एक्टिव किया जाता है। चलिए अवधेश जी, यहाँ बीजेपी तो ये कहा जाता है कि 365 दिन ही चुनावी मूड में रहती है, लेकिन अब कांग्रेस को जरूरत है, मध्य प्रदेश में जिस तरह के परिणाम आए उसके बाद ठीक है मंथन हुआ, 2 दिन समितियां बनाई गई, 7 दिग्गजों को ये जिम्मा सौंपा गया है। जैसे धर्मेंद्र जी ने कहा कि ये जो उजड़ा हुआ जहां है ये बसा पाएंगे आपके 7 स्टार? देखिए प्रीशिता जी, मैं शुरुआत में स्वीकार कर चुका हूं कि हाँ हम हारे, और धर्मेंद्र भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि हताशा निराशा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हम हारे हैं, टूटे नहीं, हम फिर लड़ेंगे, उसी की तैयारी में हम लग गए हैं। और अभी वंदना जी जो कह रही थी कि इतने सारे मुद्दे हैं, तो मैंने जो अपनी डिबेट में जो शुरुआत में गिनाए वही तो मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। महंगाई पे बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, हम किसानों की दुर्दशा पर बात कर रहे हैं, और हमारा संगठन जो एक नए सिरे से जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में गढ़ा जा रहा है, इसके बाद जैसे ही संगठन हमारा तैयार हुआ जा रहा है, कुछ दिन में लगभग आधा हो भी चुका है, तो आप देखेंगे हम तैयारियों में जुट जाएंगे। और सबसे खास बात है, देखिए इस बार के लोकसभा चुनाव ने राष्ट्रीय स्तर पर एक बात बता दी है कि जो मोदी जी को गुमान था 400 पार का जो नारा लगाते थे, 400 मतलब सीधी बात है कि जनता ने उनको नकारा है। 400 पार का नारा प्रसिद्धा जी हमने नहीं लगाया। हमारे बारे में तो ये कहा जा रहा था मीडिया पे कि हम 20-30 सीटें भी नहीं ला पाएंगे, और उसके बाद आप इंडिया गठबंधन की स्थिति देखें हम कहां पहुंचे। ठीक है, हम सरकार नहीं बना पाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमने 400 पार की बात कभी नहीं की। 400 पार की जिनने बात की, मतलब आपने 400 सीटें मांगी, जनता ने आपको 232 पे लाके छोड़ दिया, मतलब आपको जनता ने नकारा है। ठीक है, आपने जोड़ तोड़ करके बैसाखियों की सरकार बना ली हुआ, तो इससे एक संदेश मिलता है, और इसी संदेश से मध्य प्रदेश का जो कार्यकर्ता है वो सीख लेगा कि जो किसी तरह से महाराष्ट्र में हुआ, जो उत्तर प्रदेश में हुआ, उस रणनीति पर हम काम करेंगे।
जहां अच्छे नतीजे आए उस रणनीति, राजस्थान में अच्छे नतीजे आए उस रणनीति पर हम काम करेंगे और आगे मुझे पूरी उम्मीद है प्रसिद्धा जी कि हम अच्छे नतीजे लेकर आएंगे। ये बात सही है, देखिए हम तो बल्कि भारतीय जनता पार्टी से भी सीखते हैं कि ये 50 साल विपक्ष में बैठे ना प्रसिद्धा जी, हम सीखते हैं, ठीक है हम 20 साल से हम विपक्ष में, हम उम्मीद करते हैं कि भाई आगे हम इनसे भी कुछ सीख लेके हम प्रयास करेंगे, आगे हम और ताकत से लड़ें। देखिए राजनीति हमेशा मुद्दों आधारित होना चाहिए, हमेशा ये नहीं होना चाहिए कि आप व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करके राजनीति नहीं करना चाहिए। साफ बार मैं कहता हूं कि मैंने जो भी मुद्दे गिनाए कि भाई आपका वो कहां है वो चिड़िया जिसको आप कहते हैं वचन पथ, हम कहते हैं, आप कहते हैं संकल्प पथ, उसको कब, उस पर काम करना कब शुरू करोगे? अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे आप तो। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, परसों एक प्रमुख अखबार ने छापा था कि 52,000 नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम। मैं सिर्फ आंकड़ों की बात करता हूँ, मैं कोई लाग लपेट की डिबेट नहीं करता, सब जानते हैं, धर्मेंद्र तेगवार जी भी जानते हैं। मतलब 52,000 जो 56,000 जो पोस्टें थी उनमें से आज 30,000 के नतीजे घोषित नहीं किए। वो जो बच्चे थे निरंतर मोहन यादव जी को पत्र लिख रहे हैं, मेल कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन वो नतीजे घोषित नहीं हुए। और याद हो शिवराज जी ने ये कहा था कि मैं 1 लाख नियुक्तियां प्रतिवर्ष करूंगा। तो ये जो मॉडल है ये पूरे देश में चल रहा है। मतलब आप देखें अगर नेट यूजीसी के जो एग्जाम एक दिन में 24 घंटे में आप कैंसिल कर देते, 9 लाख छात्रों का भविष्य आप अंधकार में डाल देते, तो मजाक नहीं है। मतलब इसमें मध्य प्रदेश के बच्चे ही प्रभावित होंगे अगर आप परसेंटेज निकालें। अगर आप नीट का पेपर लीक होता है और जो उसमें आप 1500 से ज्यादा बच्चों को ग्रेस देके आप टॉप में ले आते हो, तो मतलब उसमें मध्य प्रदेश के छात्र भी प्रभावित होंगे। ये सारा जो मॉडल चल रहा है, इन मुद्दों को उठाकर राजनीति करने की आवश्यकता है। वो ठीक है, वंदना जी कहेंगे कि हम क्यों जीत रहे हैं, हमको क्यों नकार, वो एक अलग विषय है। हार जीत एक पैमाना नहीं है। सबसे बड़ी बात है अगर हार जीत की बात है तो क्या हम ये सारे मुद्दों पर बात करना बंद कर दें? मुद्दे तो थे ना, मुद्दे तो चुनावों के समय भी थे। सवाल है कि कांग्रेस मजबूती के साथ जनता के बीच ले जाने में असफल क्यों रही? शायद यही कारण है जो परिणाम आए। देखिए हमने ठीक है, वंदना जी से पूरा प्रयास किया। देखिए प्रेषिता जी बिल्कुल सही कहा, धर्मेंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा, अवनीश जी ने, कि हार और जीत से ऊपर उठकर मुद्दों पर ही राजनीति होना चाहिए और राजनीति और राजनेताओं का काम है जनता के कल्याण के लिए कार्य करना। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो देखिए हमने हमेशा ये माना है कि हम दूसरों की रेखा छोटी करने में विश्वास नहीं रखते, हम अपनी रेखा बड़ी करते हैं। हम अपनी जीत का दंभ नहीं भर रहे हैं और ना ही किसी की हार का उपहास कर रहे हैं। हमने जो सीट हारी, जो हमने बूथ हारे, उस पे हम बूथ लेवल माइक्रो मैनेजमेंट चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अगर शून्य से शिखर पर पहुंचे हैं तो इस बूथ लेवल माइक्रो मैनेजमेंट की दम पर ही। अब रही बात जो इन्होंने मुद्दे गिनाए, तो देखिए नीट यूजीसी पेपर लीक मामले में आपने देखा कि नियमों को कड़ा करने का कार्य मोदी जी ने किया है। 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, 10 साल की सजा, ये कोई आम बात नहीं है। उसके अलावा नर्सिंग घोटाले में जो बच्चे हैं उनकी स्क्रूटनी करने का काम मोहन यादव जी कर रहे हैं, उनके री एग्जाम कराने का कार्य मोहन यादव जी कर रहे हैं। व्यापम घोटाला जिसे आप बार बार उजागर करते हैं, फिर से आपको याद दिला दूं कि पहला जो केस दर्ज हुआ था वो श्यामला हिल्स थाने में दर्ज हुआ था और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जब मुख्यमंत्री थे तभी उस पर कार्यवाही हुई थी और लोगों को जेल में डाला गया था। तो भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचारियों के, खनन माफियाओं के, अभी भी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक दिन में 300 कार्यवाही खनन माफियाओं पर करी। जबलपुर में आपने देखा किस प्रकार से शिक्षा माफिया पे कार्यवाही करी। आपने देखा किस प्रकार से खरगोन में एक आतंकवादी जो पाकिस्तान के साथ मिलकर टेररिस्ट एक्टिविटी चला रहा था, उसे एटीएस ने पकड़ा। तो कहीं ना कहीं सुरक्षित मध्य प्रदेश के लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। और जो आप बार बार चिड़िया जिसे बोलते हैं, वचन पत्र के लिए भी आपने देखा होगा, न्यूज चैनल डिबेट्स पे भी बैठे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक बैठक ली थी। उसमें जो जितने मंत्री हैं उनसे ये कहा गया था कि अपने साथ वो वचन पत्र लेके आए, उसमें से जो उनके बिंदु हैं उन्हें निकालें और तत्काल प्रभाव से अधिकारी और मुख्यमंत्री मंत्रीगण उस पर कार्य करें। उन्होंने आईजी कलेक्टरों की भी बैठक ली थी, सुशासन जिसकी हम हमेशा बात करते हैं उस पर भी वो कार्य कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि जीतू पटवारी जी को समय दीजिए, उसी प्रकार से मैं कह रही हूं कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को समय दीजिए। जिस व्यक्ति का आगाज इतना अच्छा है, आप सोचिए वो किस मध्य प्रदेश को किस अंजाम तक ले जाएगा। तो थोड़ा सा एक स्वच्छ विपक्ष की भांति जो चीजें अच्छी हो रही हैं उसे अच्छा बोलिए, जो गलत हो रहा है आप बिल्कुल उठाइए। विपक्ष का काम है
गलत बात को। ठीक है, एक छोटा सा कमेंट अवनीश जी से, फिर धर्मेंद्र जी का रुख करूंगी। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, देखिए कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं हमेशा उनकी जिम्मेदारी बड़ी होती है, क्योंकि वो डिसीजन मेकर होते हैं। सदन चलाने की जिम्मेदारी भी आपकी है, और सबसे बड़ी बात क्या है, जो वचन पत्र है, घोषणा पत्र है आपका, उसके ऊपर सबसे पहले आप, क्योंकि आप डिसीजन मेकर हैं, आप पॉलिसी मेकर हैं, हम विपक्ष में हैं। और जहां तक मोहन यादव जी की बात है, देखिए मोहन यादव जी कोई नए, ठीक है नए हैं, लेकिन 20 साल से आप सत्ता में काबिज हैं। अगर आप कहें आपको समय देते साहब, तो बेचारी जनता कहाँ जाएगी? जनता का जो मध्य प्रदेश में हाल है वो किसी से छुपा नहीं है। आज भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि आज भी लोगों को शव ले जाने के लिए वाहन नहीं मिलता है। ऑक्सीजन की कमी से कितने लाखों लोग मरे मध्य प्रदेश में, सबने देखा। तो इस सारी चीजों पर आपको काम करने की आवश्यकता है, और एक सकारात्मक विपक्ष की तरह हम हमेशा आपके साथ हैं। हमने कभी विकास का विरोध नहीं किया, हम हमेशा विरोध उन चीजों का करते हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी अपनी ब्रांडिंग करती है, उसके माध्यम से भ्रष्टाचार करती है। ठीक है, हम अभी आप देखिए विधानसभा में हमने हमेशा सहयोग किया, कार्रवाई में हमने कभी आपका विरोध नहीं किया, आगे भी हम करते रहेंगे। ठीक है। धर्मेंद्र जी, जिस तरह देना चाहिए कि नए संगठन को, नए बदलाव को समय देना चाहिए कि वो अपना काम कर सके, अपने आप को प्रूव कर सके कि कितना अच्छा काम किया जा सकता है, लेकिन अभी जिस तरह से नए प्लान दोनों ही राजनीतिक दलों ने तैयार किए हैं, बीजेपी के ये मिशन 20% और ये कांग्रेस से जो अपनी 7 समितियां तैयार की है, दिग्गजों को जिम्मेदारियां सौंपी गई है, ये कितना रंग लाएगी? देखिए, कौन सा संगठन कितना रंग लाएगा ये उसके संगठन के नेताओं की कार्य क्षमता पर, और वो नीचे तक कितना एग्जीक्यूट कर पाते हैं। बातें फिर से बोल रहा हूँ कि बातें बहुत बड़ी बड़ी की जाती हैं राजनीति में, बयान में। जब टीवी मीडिया सामने होती है, कैमरे सामने होते हैं, तो आसमान से चांद तारे तोड़ने वाली बात भी होती है। निश्चित तौर पर दोनों राजनीतिक दलों का जो नेतृत्व है, अभी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग के हैं, पिछड़े वर्ग की स्टेट है। कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी पिछड़े वर्ग के हैं, दोनों मालवा से आते हैं। तो मैं यही उम्मीद दोनों राजनीतिक दलों से करूंगा कि दोनों ही राजनीतिक दल भेद मजबूती के साथ अपने अपने संगठन को और सरकार को मजबूत करेंगे, लेकिन जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, मध्य प्रदेश की जनता की जो बुनियादी समस्या हैं, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, औद्योगिकीकरण है, और बाकी तमाम जो चीज़ें हैं, मध्य प्रदेश को एक अलग पहचान पिछले सालों में जो मिली है उसको लेकर और आगे जाना है। उसको लेकर कांग्रेस से भी उम्मीद करेंगे कि कांग्रेस एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में रहे, और जो भी अच्छे काम हो उसमें राज्य सरकार राज्य सरकार की मदद करे, कहीं यदि ज़रूरत पड़े तो प्रशंसा करे। जैसे कि मध्य प्रदेश में 2 काम भी एक अच्छे हुए हैं। एक तो मध्य प्रदेश में आज धर्मस्व विभाग का जो मुख्यालय है वो उज्जैन होगा। उज्जैन दुनिया के 7 प्राचीनतम शहरों में से एक है, जिसका नाम उज्जैनी या अवंतिका कहते हैं। इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए कि हमारी जो संस्कृति पुरानी है उसको पुनर्स्थापित करने के लिए काम कर रहा है। तो इसका मालवा से ही स्वागत होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी मालवा के हैं। दूसरा, एक स्वास्थ्य को लेकर बहुत गंभीर बात ये होती थी कि गरीब आदमी को कभी भी एयरलिफ्ट करने के लिए, गरीब क्या, एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति भी कभी भी एयरलिफ्ट नहीं हो पाता था। एयर एम्बुलेंस एक स्टार्ट हुई है। बिल्कुल यही इसको लेकर भी चांद तारे नहीं तोड़ के लाने, जमीनी स्तर पर काम करना है, चाहे वो विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष हो। समय की कमी है, चूंकि आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दोनों ही राजनीतिक दल अपनी ताकत बढ़ाने पर फोकस करने में जुट गए हैं। चिंतन मनन हुआ, नए प्लान तैयार हो रहे हैं और होने वाले हैं, लेकिन ये प्लान कितना रंग लाएंगे, कितना एग्जीक्यूट इन पर हो पाएगा, एकजुटता के साथ संगठन में जो बदलाव होंगे उसकी तैयारी कितना रंग लाएगी, देखने वाली बात होगी। एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।